Hello and Jai Swaminarayan to all. Today for standard 12 science we are going to continue our chapter 9. The topic that we are going to cover are, first one is topic 9.5.4 combination of thin lenses in the contact, and second one is 9.6 refraction through a prism. So let's start with our first topic, which is combination of thin lenses in contact. For that we'll draw a figure. We'll take two lenses, thin lenses that are in contact with each other like this. This is our lens A and this is our lens B. We pass a principal axis from this lenses, principal axis B. Now suppose our object is somewhere here, object say O. Let's take it here, object O. When the ray is incident on the lens, the ray will suffer from two refraction. First refraction from lens A and second refraction from lens B. And when it suffers from two refraction, our image will be formed at this point. We'll name it as image I. Now talking about only lens A, when we don't have this lens B, after refraction with lens A, our image with one lens will be formed somewhere at this point. We'll name it as I1. इसका मतलब क्या है कि जब हम दो लेंस लेंगे तो हमारी जो इमेज होगी वो रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे बनेगी. लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास लेंस बी है ही नहीं, सिर्फ एक ही लेंस है, तो जब हमारा रे एक लेंस से रिफ्लेक्ट होगा तो वो जो इमेज बनेगी वो इस पॉइंट पे बनेगी, जिससे हम नाम दे देंगे I1. सो ये है हमारा बेसिकली सिनेरियो. अब इसके ऊपर से हम पहले हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे ही आपको पता ही है कि यहाँ से यहाँ तक का होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. हमारा इमेज डिस्टेंस क्या होगा, हमारा यहाँ पे दो इमेज डिस्टेंस मिलेंगे, पहले तो दोनों लेंस के लिए और फिर सिर्फ लेंस ए के लिए. तो पहले जो दोनों लेंस के लिए हमारा इमेज डिस्टेंस मिलेगा वो हमें यहाँ से इस पॉइंट तक का मिलेगा इमेज डिस्टेंस v. और अगर हम देखेंगे सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही लेंस है तो हमें जो इमेज डिस्टेंस मिलेगा वो इस पॉइंट से लेके यहाँ I1 तक मिलेगा. उसे हम नाम दे देंगे हमारा इमेज डिस्टेंस V1. ओके, अब हम निकालेंगे इसके बेस पे से इक्वेशन. तो पहले हम लेंस ए का, सिर्फ लेंस ए का इक्वेशन लिखेंगे. तो लेंस ए का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे कि 1/V1 माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F1. यहाँ F1 इसीलिए लिखा है क्योंकि हमने एक ही लेंस ए की फॉर्मूला यहाँ पे निकाली है. अब हम निकालेंगे दूसरे लेंस की फॉर्मूला. तो ये थी लेंस ए के लिए. अब लेंस बी की फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंस बी के लिए ये जो हमारा सेकेंड लेंस है. अभी दूसरी बात ये कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तब हमारी इमेज यहाँ पे फॉर्म करेगी. मतलब बी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कब बी को मिलेगा, जब वो लेंस ए में से पास होगा. यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तब यहाँ पे इमेज मिलेगी. अगर हम यहाँ के बदले यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे और डायरेक्ट बी पे रे इंसिडेंट करेंगे तो हमें तो I1 पर ही हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी. लेकिन इस केस में डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए बी के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो इस पॉइंट पे होगा. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पे ही होगा तब हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे इमेज मिलेगी. तो हम बी के लिए क्या लिखेंगे, बी के लिए अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा ऑब्जेक्ट होगा बी का. सो इस v को हम बी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अज्यूम करेंगे. सो बी की फॉर्मूला मिलेगी 1/V माइनस 1/V1 इज इक्वल्स टू 1/F2.
तो ये हो गया हमारा लेंस बी के लिए। अब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन इक्वेशन ए का इक्वेशन और बी का इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे भी 1/v1 है और यहाँ पे भी 1/v1 है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें इसके एडिशन के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अभी ये f2 और 1/f1 और 1/f2 क्या है, तो जो हमारी इस पूरे सिनेरियो की जो टोटल फोकल लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, मतलब ये जो 1/f1 और 1/f2 है दैट विल बी इक्वल टू 1/f। सो हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगी, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सो ये हमारी लेंस मेकर फॉर्मूला हुई। तो हमारे दो लेंस यूज करेंगे तो भी हमें जो लेंस मेकर फॉर्मूला मिलेगी वो सिंगल लेंस वाली लेंस मेकर फॉर्मूला मिलेगी, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ये 1/f की वैल्यू है 1/f1 प्लस 1/f2, अगर इसमें n नंबर ऑफ लेंस होते तो 1/f की वैल्यू कुछ इस तरह होती है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, n नंबर होते तो अप टू प्लस 1/fn। सो मेन चीज क्या है कि हमारी टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फोकल लेंथ वी हैव। अब इस पे से हमें लेंस का पावर निकालना है, तो जैसे कि आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि पावर की फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू 1/f। सो 1/f की जगह P लिखेंगे, 1/f1 की जगह P1 प्लस 1/f2 की जगह P2, और n नंबर ऑफ फोकल लेंथ होगी तो हमें पावर भी अप टू Pn मिलेगा। सो ये है हमारा पावर ऑफ लेंस, ये है टोटल फोकल लेंथ, और ये है दो लेंस की लेंस मेकर फॉर्मूला। अब बात आती है मैग्निफिकेशन की, कि मैग्निफिकेशन की इक्वेशन क्या होगी। तो मैग्निफिकेशन का मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट बड़ा होता चलता जाएगा, तो मैग्निफिकेशन में जितने भी नंबर ऑफ मैग्निफिकेशन होंगे m1 m2 अप टू n, तो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए। मतलब टोटल मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाई m2 अप टू mn। सो ये है हमारी टोटल मैग्निफिकेशन की इक्वेशन। सो जब हम दो पतले लेंस लेते हैं कांटेक्ट में, पतले है, ठीक है, पतले लेंस है और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो हमें जो इसकी लेंस मेकर फॉर्मूला मिलेगी टू लेंस की, वो सिंगल लेंस की जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वही इसका रिजल्टेंट फॉर्मूला मिलेगी हमें। इसकी जो टोटल फोकल लेंथ है वो हमें कुछ इस तरह मिलेगी, 1/f इज इक्वल्स टू जितनी फोकल लेंथ होगी उतनी का एडिशन। इसकी जो पावर मिलेगी वो भी टोटल नंबर ऑफ पावर्स की एडिशन, और इसकी जो टोटल मैग्निफिकेशन मिलेगी वो नंबर ऑफ मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होगा। सो ये था हमारा टॉपिक 9.5.4। अब हम इसके बेस पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। नाउ विल सी आवर एग्जाम्पल 9.9 that is based on our topic combination of thin lenses in the contact. So according to this example we have to find position of image that is formed by figure 9.22. This is our figure 9.22 and there are three lenses. We have to find the position of image where it is formed when the object's ray is incidented from these three lenses. So first of all we'll see where the image is formed when the ray get refracted from first lens. So this is the formula for first lens. We have taken 1/v1 minus 1/u1 is equals to f1. This is why we have taken v1 and u1, because we have three lenses. So in order to differentiate these things, for first one we will take v1 and u1, second one we take v2 and u2, and for third we take v3 and u3. So the distance of object from first lens is 30 centimeter, which is already given. So we'll put the value of u1 as 30, but we'll take minus 30 because the object is in left hand side. So we'll take 1/v1 minus 1/30 is equals to 1/10. Why we have taken 1/10? Because we have given focal length of each of the lenses. For lens 1 the focal length is 10, for lens 2 is minus 10, for lens 3 is plus 30. So focal length of first lens is 10, but
Okay, focal length of first lens is 10. Now when here is also minus and here is also minus, so minus minus will become plus, so we'll have 1 by v1 plus 1 by 30 is equals to 1 by 10. We'll take this 1 by 30 on right hand side, so it will become minus 1 by 30, and by solving these further we'll get 1 by v1 is equals to 1 by 15, and hence we get the value of our v1 is equals to 15. So for the image, for the first lens, our image distance will be 15 centimeter. Now for second lens, as I also explained you in this topic कि हमारे जो दूसरा लेंस होगा उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब यहाँ से रे रिफ्रैक्ट होगा, इसका रे जब यहाँ तक पहुँचेगा तब रिफ्रैक्ट होगा, लेकिन इसको इस जो सेकेंड लेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब कि जो पहले लेंस की v1 की वैल्यू है वो सेकेंड लेंस की ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो जाएगी। मतलब इस जो सेकेंड लेंस का हम जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे u2। सो जो पहले लेंस की v1 की वैल्यू होगी वो दूसरे लेंस की u2 की वैल्यू होगी, वो हम फाइंड करेंगे। और दूसरी चीज कि इस लेंस से इस लेंस तक 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो जो ये जो v1 की वैल्यू मिली उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे, सो हमें मिलेगा 10 सेंटीमीटर। सो जो इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। दैट विल राइट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला दैट 1 बाय v2 माइनस 1 बाय u2 की वैल्यू हमें क्या मिली है 10 सेंटीमीटर। सो हम डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1 बाय f2 की वैल्यू इस लेंस के केस में है माइनस 10, सो हम यहाँ पे पुट करेंगे f2 की जगह डायरेक्टली माइनस 10। अब केस क्या बना है कि 1 बाय v2 विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पे पॉजिटिव 10 है क्योंकि अब लेंस के राइट हैंड साइड के हमें इमेज डिस्टेंस मिला है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव 10, लेकिन यहाँ पे माइनस है, राइट हैंड साइड के वो प्लस हो जाएगा। सो विल गेट 1 बाय माइनस 10 प्लस 1 बाय 10, तो ये तो सेम हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो 1 बाय इंफिनिटी मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि v2 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो जब हमारा जो ये रे है वो दूसरे लेंस से पास होगा तो जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। अब तीसरे लेंस के लिए हमारा जो ये लेंस का जो हमें इमेज डिस्टेंस मिला इंफिनिटी, वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो हम वैल्यूज ऐसे पुट करेंगे, ये था पहले लेंस के लिए, ये था दूसरे लेंस के लिए, अब हम तीसरे लेंस के लिए ऐसे 1 बाई v3 माइनस 1 बाई u3 इज इक्वल टू 1 बाई f3। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, v3 हमें फाइंड करना है, u3 की वैल्यू हमें मिली इंफिनिटी, तो इस u3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि v2, ठीक है। सो 1 बाई v3 माइनस 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 1 बाई 30, ठीक है। 1 बाई इंफिनिटी इज नथिंग, सो विल गेट 1 बाई v3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 30, और वी कैन ऑल्सो से v3 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। सो जब ये रे इन तीनों लेंस से पास होगा तो हमारी इमेज कुछ यहाँ पे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें मिलेगी। सो दिस इज आवर आंसर फॉर एग्जाम्पल 9.9, that when the ray is incident from object O and when it passes three lanes, the image will be formed at the distance of 30 centimeter. Okay, now we'll move to our next topic, which is refraction through prism. इस केस में हम प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। For that we'll have to take a prism first. ये है हमारा टॉपिक 9.6
refraction through prism. So for this purpose we'll take a prism like this. इसकी जो वर्टाइसेस है उसको हम नाम दे देंगे A, B और C. ये जो तीन है वो हमारी वर्टाइसेस होगी, वर्टाइसेस A, B और C. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रे ऐसे इंसिडेंट कराएंगे. यहाँ से जब रे इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट होगा. रिफ्रैक्ट होके वो ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल करेगा. फिर जब वो प्रिज्म को छोड़ेगा तो वो ऐसे इमर्ज होगा इस तरह से. ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे, इन चारों पॉइंट्स को P, Q, R और S. सो इसको हमने चारों पॉइंट्स को ऐसे नाम दे दिया. अब हम यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. और दूसरा नॉर्मल इसके लिए. तो ऐसे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. नाउ अगर इस यहाँ पे बीच में प्रिज्म होता ही नहीं तो क्या होता, तो ये जो रे है वो ऐसे सीधे इंसिडेंट करता, और ये वाला जो रे है उसको हम बैकवर्ड में ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे होता. ठीक है, नाउ विल टेक अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन. तो हमारा पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये वाला. और ये जो ये वाला एंगल है यहाँ पे जो ये वाला, ये होगा हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस E. ये है हमारा पहला रिफ्रैक्टेड एंगल R1 और ये है दूसरा R2. ठीक है, नाउ ये दो जो पॉइंट है इसे भी हम नाम दे देंगे. इसे देंगे नाम M और इसे N. आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट QR है वो B और C के बिल्कुल पैरेलल में, मतलब जब रे रिफ्रैक्ट होगा तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, दैट विल बी पैरेलल टू पॉइंट B to C. नाउ यहाँ से जब हम देखें जो ये एंगल, जो ये A वाला एंगल है A प्लस ये जो QNR, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और चौथा है, मतलब ये ऐसे अगर आप देखने जाओगे तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा होगा. तो इक्विलेटरल जो है उसकी अदर साइड्स का सम होता है 180 डिग्री. सो वी कैन राइट दैट एंगल A प्लस ट्राइंगल QNR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अभी इसमें हम दूसरा क्या लेंगे कि ये R1 और R2 है, और R1 R2 प्लस एंगल QNR लेंगे तो ये भी एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के सभी साइड्स का सम लेंगे तो वो भी 180 डिग्री होगा. सो हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ पे हम एंगल लिखेंगे. ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी. नाउ ये जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे प्रिज्म होता नहीं तो वो ये लाइन ऐसे सीधे जाती, तो ये जो सीधे जाती, ठीक है, तो उसमें जो ये वाला जो एंगल है ना, ये यहाँ पे से जो ये लाइन ड्रॉ की है, तो एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, तो इतना तो है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस. लेकिन ये जो पूरा एंगल होता वो एंगल होता हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, विल डिनोट इट एज डेल्टा. सो हमें ये कब मिलेगा, जब हम ये जो पहला जो I है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो I में से जब हम R1 इस पूरी को हम जब देखेंगे तो जब इस I में से हम R1 को माइनस करेंगे तब हमें इतनी चीज मिलेगी. ठीक है, सो हम लिखेंगे कि डेल्टा इज इक्वल्स टू फर्स्ट I माइनस R1, और इस साइड का हम देखने चाहिए तो ये E में से जब R2 माइनस करेंगे तब हमें ये एंगल मिलेगा. सो प्लस E माइनस R2 इतना हमें मिला.
अब ये जो R1 और R2 है इसको कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। अब जो R1 प्लस R2 है ये एक, अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से जब हम देखेंगे तो ये जो A है दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, सो हम डायरेक्टली लिख लेंगे I प्लस ई माइनस ए, ठीक है। सो इतना इक्वेशन हमें मिला कि डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस ए। ये है हमारे प्रिज्म का इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन फॉर प्रिज्म। नाउ हमें एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो ये इंसिडेंस का एंगल है तो हमारा जो डेविएशन का एंगल होगा वो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो हमें कुछ टर्म्स लेनी पड़ेगी, जैसे कि हम I इज इक्वल्स टू ई लेना पड़ेगा, R1 इक्वल्स टू R2 लेना पड़ेगा, और ये जो हमारा ये जो डेल्टा की वैल्यू मिली है वो है हमारा, उसे हम लेंगे डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल, DM मतलब मिनिमम डेविएशन एंगल। अब दूसरी चीज कि ये जो R1 और R2 है इसका जब हम एडिशन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन इज R1 प्लस R2, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स R, क्योंकि ये दोनों एंगल ऑलमोस्ट सेम ही है, सो R1 प्लस R2 लिखो या 2 टाइम्स R लिखो, दोनों सेम ही है तो 2 टाइम्स R लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज कि R1 प्लस R2 या 2R की वैल्यू थी A, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू 2R की वैल्यू R है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स R, ठीक है। अब सिंपली R की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई 2, सो R की वैल्यू हमें A डिवाइडेड बाई 2 मिली। अब हम इस जो डेविएशन वाले एंगल है उसका देखेंगे, डेविएशन वाले एंगल मतलब हमारा डेल्टा मतलब I प्लस ई माइनस ए, सो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि डेविएशन एंगल M इज इक्वल्स टू, अब हमने I इज इक्वल्स टू ई लिखा है तो जब हम यहाँ पे E की बदले I लिखेंगे तो I प्लस I 2I हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स I, ठीक है, 2 टाइम्स I और माइनस A, ठीक है। सो डेविएशन, मिनिमम डेविएशन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स I माइनस A। इससे हमें I की वैल्यू मिल सकती है कि ये माइनस है इस साइड प्लस में चला जाएगा, तो DM प्लस A इज इक्वल्स टू 2I and hence I is equals to DM plus A whole divided by 2। तो ये मिली हमें अपने I की वैल्यू और ये है हमारे R की वैल्यू, I और R की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे प्रिज्म का। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास I और R दोनों की वैल्यू है, सो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा लेंगे, पहले तो हम नोट डाउन करेंगे कि एयर का मीडियम है हमारा N1 और ये प्रिज्म वाला मीडियम है N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे N2 बाई N1, सो उसे हम क्या लिखेंगे, N2 1 इज इक्वल्स टू N2 बाई N1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन I डिवाइडेड बाई साइन R। साइन I की वैल्यू हमें क्या मिली, DM प्लस A डिवाइडेड बाई 2, तो वो हम ऐसे पुट करेंगे कि साइन I इज इक्वल्स टू साइन ऑफ DM प्लस A डिवाइडेड बाई 2
होल डिवाइडेड बाई साइन आर की वैल्यू क्या है, a डिवाइडेड बाई 2, तो हम लिखेंगे साइन a डिवाइडेड बाई 2। अभी ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, साइन dm प्लस a डिवाइडेड बाई साइन a, और वी कैन ऑल्सो से दैट साइन इतनी हमें वैल्यू मिली स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद। अब दूसरा ये है कि ये तो बड़ा प्रिज्म है, लेकिन जब हम वेरी थीन बहुत ही छोटा और पतला प्रिज्म लेंगे तो हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद हमारे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, जब हम बहुत ही छोटा सा एंगल लेंगे ना तो ये साइन और ये साइन हम कंसीडर नहीं करेंगे, तब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या मिलेगा, थीन प्रिज्म के केस में, ये तो नॉर्मल प्रिज्म का था, थीन प्रिज्म के केस में हमें क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स dm प्लस a डिवाइडेड बाई a। ये किसकी वैल्यू है, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 की, ठीक है। नाउ अभी ये जो a है इसे जब हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो है n21। अब हमें अपने मिनिमम डेविएशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके इक्वल में इन दोनों को ले जाना पड़ेगा। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे n21, पहले तो ये a मल्टीप्लीकेशन में और ये जो है वो माइनस में चला जाएगा, तो ये दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे -1 लिख के मल्टीप्लाई बाई a, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सो थीन प्रिज्म के केस में हमें क्या मिला है, ये जो हमारे जो dm की वैल्यू है ये मैं ये यहाँ पे ऊपर लगते से सो आपको विजिबल रहे कि मिनिमम डेविएशन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n21 माइनस 1 होल मल्टीप्लाई बाई a। यहाँ पे a हमने ये ऊपर भी ये था नीचे भी ये था, इसे हमने कॉमन ले लिया इसीलिए 1 रहेगा, इसीलिए यहाँ पे 1 है और इसके मल्टीप्लाई में a। तो ये जो हमारी फॉर्मूला है वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वो थीन प्रिज्म के केस में थी। सो दिस इज द टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। लेट्स समराइज कि हमने एक रे इंसिडेंट करवाया था प्रिज्म के थ्रू, वो स्ट्रेट ट्रैवल होकर ऐसे इमर्ज हो गया, तो हमें दो एंगल मिले, एक एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अंदर दो रिफ्रैक्शन एंगल मिले हैं। अभी एक क्वाड्रिलेटरल हमने लिया तो उसका हमने सम मिला 180 डिग्री, दूसरा एक ट्रायंगल लिया उसका भी 180 डिग्री मिला। अब उसके बेस पे हमें अगर ये भी अज्यूम किया कि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे जो है वो ऐसे सीधा ही ट्रैवल करता, तो सीधा ट्रैवल करता तो इस चीज़ में से इस चीज़ को माइनस करते तो हमें ये वाला एंगल मिलता जो था हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो उसकी हमें वैल्यू ली कि पहले I में से R1 निकालना पड़ेगा और E में से R2 निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का सम करेंगे तो हमें ये डेल्टा मिलता। फिर हमने R1 और R2 ये जो है इसका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ A। सो वहाँ पे हमने A ले लिया, सो ये हमें एक प्रिज्म की इक्वेशन मिली। उसके बाद हमें डेविएशन फाइंड करना था, डेविएशन फाइंड करने के लिए I हमें लेना पड़ता I इक्वल्स टू E और R1 इक्वल्स टू R2, और दिस डेल्टा विल बी इक्वल टू मिनिमम डेविएशन। हमें मिनिमम डेविएशन फाइंड करना था, तो दिस डेविएशन इज इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन। फिर हमने R की वैल्यू फाइंड की कैसे, सो R1 और R2 है वो क्या है, R का सम है। सो दिस 2R इक्वल्स टू R। नाउ R1 और R2 को हमने सिर्फ R लिया है, लेकिन R1 प्लस R2 हमारे पास था A। सो R की जगह हमने A पुट किया, A इज इक्वल्स टू 2R लिखा और R इज इक्वल्स टू A/2 हमें R की वैल्यू मिली। अब ये तो थी R की वैल्यू, I की वैल्यू हमें कैसे मिलती, तो हमने ये जो चीज़ ली थी कि डेल्टा इज इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन एंगल, सो उसको बेस पे रखते यहाँ पे हमने डेल्टा की जगह DM ले लिया और I और E, तो E इज इक्वल्स टू हमने I लिया था तो E के बदले जब हम I लिखते तो I प्लस I 2I हो जाता था, यहाँ हमने 2I लिखा माइनस A। अब इस को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, वो प्लस में हो गया, माइनस में था इस साइड में प्लस हो गया, तो DM प्लस A इज इक्वल्स टू 2I मिला।
और फिर जब इस i की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड ले गए, वो डिवीजन में हो चला गया, तो हमें i की वैल्यू मिल गई i = dm+a/2। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए हमें i और r की वैल्यू चाहिए थी, तो i की वैल्यू हमें ये मिली, r की वैल्यू ऐसे मिली, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 21 = n2/n1। इसमें हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, जिससे हमें मिला sin i/sin r। अब sin i की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की, इस i की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, और इस r की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की। सो हमने ये वैल्यू पुट की तो हमें कुछ ऐसा मिला। अभी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो वो कट आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin dm+a/sin a। अब जब हम वेरी थीन और छोटा प्रिज्म लेते हैं तो ये साइन हम कंसीडर नहीं करते, साइन की कोई वैल्यू नहीं बनती, इसीलिए हमने क्या किया कि थीन अमाउंट ऑफ प्रिज्म की मिनिमम डेविएशन फाइंड की, तो उसमें साइन निकाल दिया, तो हमें क्या मिला, dm+a/a। अब जब इसे और सिंप्लीफाई किया, हमें फाइंड करनी थी मिनिमम डेविएशन की वैल्यूज, तो हम इस a और डिवीजन a को राइट हैंड साइड में ले गए और हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिली, n21 - 1/a। So this is our topic, refraction through a prism. That is it. Further topic we'll cover in next video. Thank you.